सिंपल लेसन आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई तैयारी के क्रम में विश्व इतिहास से जुड़े प्रश्नों को हम देख रहे हैं। विश्व इतिहास श्रृंखला में आज हम देखेंगे इंग्लैंड की ग्लोरियस रेवोल्यूशन, यानी कि इंग्लैंड का गौरवशाली क्रांति जो हुआ था, रक्तहीन क्रांति जिसे कहते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इंग्लैंड की क्रांति किस वर्ष हुई? इंग्लैंड की क्रांति जो है ये 1688 में हुई थी। क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? क्रांति को रक्तहीन क्रांति और गौरवशाली क्रांति दोनों नामों से जाना जाता है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा उत्तर। रक्तहीन क्रांति कहना इसलिए उचित नहीं होता है क्योंकि कुछ जगहों पर इसमें रक्तपात हुआ था, छोटी छोटी घटनाएं हुई थी। इतिहासकार एक मत नहीं है इस बात को लेकर। विवादास्पद है ये तथ्य कि यह रक्तहीन क्रांति थी, फिर भी पढ़ाया जाता है तो हम पढ़ते हैं। सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 1688 की इंग्लैंड की क्रांति के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? जब इंग्लैंड की क्रांति हुई तो उस वक्त शासक था जेम्स द्वितीय। जेम्स द्वितीय इंग्लैंड का शासक कब बना? जेम्स द्वितीय इंग्लैंड का शासक बना था 1685 में, जब चार्ल्स द्वितीय की डेथ होती है। अगला प्रश्न है, जेम्स द्वितीय किस मत का अनुयायी था? जेम्स द्वितीय जो है ये कैथोलिक मान्यता का था, एक कैथोलिक धर्म को मानता था ये, और इसी वजह से इसके कैथोलिक के प्रति झुकाव के कारण ग्लोरियस रेवोल्यूशन होता है। एक तरह से धार्मिक आंदोलन था, धार्मिक विद्रोह टाइप का था। प्यूरिटन जो है ये अमेरिकन वासी थे। अमेरिकन वासी जब अंग्रेज वहाँ पर जाते हैं, जब अमेरिका की खोज होती है, उस वक्त वहाँ के जो लोग थे वो प्यूरिटन मत के अनुयायी थे। इस तरीके से सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कैथोलिक ऑप्शन में कहीं नहीं है। जेम्स द्वितीय कैथोलिक धर्म का अनुयायी था। गौरवपूर्ण क्रांति के पश्चात इंग्लैंड का राजा बना। गौरवपूर्ण क्रांति के पश्चात इंग्लैंड का राजा बना था विलियम थर्ड। इसको शॉर्ट में विलियम कहते हैं। ये हॉलैंड का यानी नीदरलैंड का राजा हुआ करता था उस वक्त, और जेम्स द्वितीय का ये दामाद था। 1688 में हॉलैंड के सम्राट विलियम को इंग्लैंड आने का निमंत्रण किसने दिया था? इंग्लैंड आने का निमंत्रण देने वाले तो लगभग 6 कुलीन वर्ग से थे, 7 अंग्रेज थे और 1 पादरी था। 7 इंग्लिशमैन जिसको अंग्रेज कहते हैं, 6 इसमें कुलीन वर्ग के थे जो चिट्ठी गई थी इसको लिखकर, और 1 इसमें बिशप था, पादरी था। पर इसको लेकर जाने वाला जो था वो था एडमिरल आर्थर हर्बर्ट। ये लेकर गया था, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा एडमिरल आर्थर हर्बर्ट। किस राजा ने जेम्स का पक्ष लिया और धमकी दी कि यदि विलियम ने नीदरलैंड पर अधिकार कर लिया तो वह उस पर युद्ध की घोषणा कर देगा? ये कहना था जेम्स द्वितीय के मित्र थे लुई 14वें फ्रांस के। उनका कहना था कि अगर विलियम नीदरलैंड पर अधिकार करता है तो वह युद्ध की घोषणा कर देगा। अगला प्रश्न है, आक्रमण में सबसे पहले रक्तपात कहाँ हुआ था? छोटी छोटी छिटपुट घटनाएं थी जहाँ पर रक्तपात हुआ था। उनमें से एक घटना है कि विंकेटन एक जगह है इंग्लैंड में, वहाँ पर राजा की सेना और हॉलैंड की एक डच टुकड़ी थी, स्काउट्स थे, वो आमने सामने आ जाते हैं और वहाँ पर युद्ध होता है जिसमें कि राजा की सेना डच सेना को हरा देती है, और लगभग इसमें 12 लोग मारे गए थे। कहीं कहीं आंकड़े 30 के भी मिलते हैं। 12 लोग मारे गए थे। आमने सामने थे, राजा की तरफ से थे पैट्रिक सार्सफील्ड और डच सेना के जो कमांडर थे वो थे लेफ्टिनेंट कैंपबेल। इसमें कैंपबेल मारा जाता है और आंकड़ों के हिसाब से लगभग 12 लोग मरते हैं इसमें। जेम्स द्वितीय ने इंग्लैंड से भागने का प्रयास कब किया? 9 व 10 दिसंबर की रात को
1688 में जो इसकी रानी होती है और इसका जो पुत्र होता है प्रिंस ऑफ वेल्स जिसे कहते हैं, वो दोनों भागते हैं। 11 दिसंबर 1688 की रात में जेम्स द्वितीय भागने का प्रयास करता है, लेकिन जो कैंट होता है वहाँ पर इंग्लैंड में, उससे कुछ दूर ऊपर मछुआरों द्वारा समुंदर के पास से पकड़ लिया जाता है। जेम्स द्वितीय की पत्नी का क्या नाम था? जेम्स द्वितीय की पत्नी का नाम था मैरी ऑफ मैडोना, ये उसकी दूसरी पत्नी थी। मैरी एंटोनेट जो है ये फ्रांस के लुईस 16वें की पत्नी थी। पकड़े जाने और सुरक्षा घेरे में रखे जाने के बाद भी जेम्स फिर से भागने में सफल कैसे हो गया? जब मछुआरों द्वारा ये 1688 में पकड़ा जाता है शेपी द्वीप के पास, तो उसके बाद ये फिर से भाग जाता है, इसको सुरक्षा में रखा जाता है, वहाँ से फिर से भाग जाता है। तो ये भागा कैसे, ये सवाल है। तो भागा इसलिए कि विलियम ने आदेश दिया था उसे जाने का। विलियम जब इंग्लैंड की गद्दी पर कब्जा करता है तो वो आदेश देता है उसे जाने का। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि जब तक जेम्स द्वितीय रहेगा इंग्लैंड में, उसके समर्थक विद्रोह करते रहेंगे और उसके लिए खतरा बना रहेगा। इसलिए वो जेम्स द्वितीय को जाने देता है और जेम्स चला जाता है वहाँ से फ्रांस में अपने मित्र के पास। जेम्स द्वितीय की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? जेम्स द्वितीय की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? वो निर्वासित था, कहाँ पर वो जाके रह रहा था? फ्रांस में। उसकी मृत्यु फ्रांस में होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है। इसकी मृत्यु होती कब है? ये होती है 1701 में। जेम्स द्वितीय की छोटी पुत्री का क्या नाम था? इसकी छोटी पुत्री का नाम था एन, रानी एन या प्रिंसेस एन कहते थे इसको। जेम्स द्वितीय की छोटी पुत्री थी। बड़ी बेटी का नाम था इसके मैरी, और उसकी शादी हुई थी विलियम से जो गद्दी पर कब्जा करता है इंग्लैंड के। विलियम और मैरी द्वारा हस्ताक्षरित संसद के अधिनियम को क्या नाम दिया गया जो अंग्रेजी कानून के महत्वपूर्ण भागों में से एक बन गया? अधिकारों का विधेयक। जेम्स द्वितीय की गद्दी से तख्ता पलट करने के बाद विलियम और मैरी जब गद्दी पर कब्जा करते हैं, गद्दी पर बैठते हैं, तो संसद जो होती है इंग्लैंड की, वो एक अधिकारों का विधेयक बनाती है, उस पर उनका साइन लेती है और आगे चल के अंग्रेजी कानून का एक हिस्सा बन जाता है। इसमें बेसिकली होता क्या है, जैसे करों पर संसद की सहमति होनी चाहिए, ये बात थी। संसद के सदस्य जो हैं वो राजा के हस्तक्षेप या जो ऊपर की जो शक्ति है उसके हस्तक्षेप के बिना चुने जाएंगे। नागरिक अलग अलग चीज़ों के लिए और कई बातों के लिए, कई अधिकारों के लिए दावा कर सकते हैं सम्राट से। ये सारी बातें थी। इसके अलावा स्कॉटलैंड वगैरह की भी उसमें बातें थी बहुत सारी, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें ये थी कि करों पर छूट होनी चाहिए, कर अपने हिसाब से लगाए जाने चाहिए, संसद की कार्यों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें महत्वपूर्ण थी और ये इंग्लैंड के कानून में उस वक्त से अब तक चला आ रहा है। अधिकारों का विधेयक कब पारित किया गया? 1688 में तख्ता पलट होता है, 1689 में अधिकारों का विधेयक पारित होता है। इंग्लैंड में टेस्ट एक्ट पास हुआ था। टेस्ट एक्ट जो है ये 1673 में पास हुआ था। टेस्ट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो कैथलिक्स को बैन करता था। ये किसी भी सरकारी पद पर, चर्च में, कहीं भी कैथलिक्स नहीं चुने जाएंगे, ये इनको बैन करता था। टेस्ट एक्ट था ये। जो लोग मानते थे कि जेम्स और उसके उत्तराधिकारी ही असली राजा हैं, उन्हें क्या नाम दिया गया? कुछ लोग थे जो जेम्स द्वितीय को राजा मानते थे और विलियम का विरोध करते रहे थे, उन्हें कहा गया था जैकोबाइट्स। कहने को उन्हें जेम्सियन कहा जा सकता था, पर उन्हें जैकोबाइट्स कहा जाता था क्योंकि लैटिन में एक शब्द होता है जैकबस। जैकबस शब्द से जैकोबाइट्स बना था। जैकबस का अर्थ होता है जेम्स लैटिन में। और इस तरीके से कुल 2 विद्रोह हुए थे। एक हुआ था 1715 में और एक हुआ था आगे चल के 1745-46 में। 45-46 में जाकर एक और विद्रोह होता है।
जैकोबाइट्स द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। जेम्स द्वितीय मर जाता 1701 में। उसके बाद उसका जो पुत्र होता है उसको गद्दी बिठाने के लिए सारे विद्रोह होते हैं जैकबस द्वारा, जैकोबाइट्स द्वारा। गौरवशाली क्रांति शब्द किसने गढ़ा? इंग्लैंड की क्रांति को ग्लोरियस रेवोल्यूशन, गौरवशाली क्रांति किसने कहा था? ये कहा था जॉन हैम्पडेन ने। गौरवपूर्ण क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? कारण बहुत सारे थे। जेम्स द्वितीय का संसदीय हस्तक्षेप जो था, चर्च में हस्तक्षेप था, अलग अलग पदों पर कैथोलिक्स को बैठा देना था, टेस्ट एक्ट को ना मानना था, बहुत सारे कारण थे। कुछ आर्थिक कारण भी थे, लेकिन जो तत्कालिक कारण था, जब जेम्स द्वितीय का पुत्र प्रिंस ऑफ वेल्स पैदा होता है तो उसके पुत्र का जन्म होने के साथ ही जनता को ये लगता है कि जेम्स कैथोलिक धर्म का मान्यता मानने वाला है। वो सोचते थे कि जेम्स द्वितीय जब मर जाएगा तब उसको मुक्ति मिल जाएगी कैथोलिक धर्म के इस प्रसार से। पर जेम्स द्वितीय का जब पुत्र होता है तो समझते हैं कि पुत्र भी गद्दी पर बैठेगा, वो भी कैथोलिक बनेगा, कैथोलिक धर्म को बढ़ावा देगा, और इस वजह से उसके जन्म लेते ही क्रांति विस्फोट हो जाता है इंग्लैंड में। जेम्स द्वितीय ने धार्मिक स्वतंत्रता पत्र कब जारी किया था? धार्मिक स्वतंत्रता पत्र था ये सीधे सीधे एक तरीके से ये कहा गया था कि कैथोलिक्स को मान्यता मिलेगा, कैथोलिक्स को अधिकार मिलना चाहिए, ये सारी बातें इसकी थी जेम्स की। ये इसने जारी किया था 1687 में। जेम्स द्वितीय ने कैंटरबरी में कितने पादरियों पर अभियोग चलाया था? कुल मिला के इसने 7 पादरी लोगों पर अभियोग चलाया था। हुआ यह था कि 1688 ईस्वी में ये दूसरा धार्मिक स्वतंत्रता पत्र जारी करता है, दूसरी घोषणा करता है ये, और उसमें ये कहता है कि राज्य के हर एक चर्च में प्रत्येक रविवार यानी कम से कम 2 रविवार में इसको पढ़ने की ज़रूरत थी। वो कहता है इसको पढ़ा जाए 2 रविवार कम से कम राज्य के हर एक चर्च में। तो इस पर राजा की निरंकुशता स्वीकार न करते हुए आर्क बिशप और 6 अन्य बिशप थे कैंटरबरी के, ये लोग जाकर राजा से याचिका करते हैं कि ये निर्णय वापस लिया जाए, ये जो आदेश है ये गलत है, इसको ख़त्म किया जाए। और इसके एवज में जेम्स द्वितीय क्या करता है, उन पर अभियोग चला देता है, लेकिन बाद में आगे चल के जो न्यायालय होता है, जो कोर्ट होता है, वो उनको बरी कर देता है। तो कुल 7 लोग थे ये, आर्क बिशप और 6 अन्य बिशप। ड्यूक ऑफ ऑरेंज ने विद्रोह कब और किसके विरुद्ध किया था? 1688 में जेम्स द्वितीय के विरुद्ध ड्यूक ऑफ ऑरेंज, ये विलियम की ही बात हो रही है, जैसे विलियम ऑफ ऑरेंज, प्रिंस ऑफ ऑरेंज या ड्यूक ऑफ ऑरेंज, तीनों नामों से जाना जाता है। विलियम ऑफ ऑरेंज का जेम्स द्वितीय से क्या संबंध था? देखिए वही सवाल आ गया, विलियम ऑफ ऑरेंज। विलियम ऑफ ऑरेंज उपयुक्त में से एक से अधिक से उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वो दामाद था। इसकी शादी हुई थी मैरी से। मैरी जो थी ये जेम्स द्वितीय की बड़ी बेटी थी, और ये भांजा भी लगता था विलियम। जेम्स द्वितीय इसका मामा लगता था, क्योंकि जेम्स द्वितीय की बहन थी, उसका भी नाम मैरी था, जेम्स द्वितीय की बहन का, मैरी स्टुअर्ट। मैरी स्टुअर्ट का पुत्र था विलियम ऑफ ऑरेंज यानी विलियम, और मैरी स्टुअर्ट जो है ये जेम्स द्वितीय की बहन थी। इस वजह से भांजा हुआ जेम्स द्वितीय का, जेम्स द्वितीय इसका अंकल हुआ। और जेम्स द्वितीय की जो पुत्री थी मैरी, उससे इसने शादी की थी, इसलिए दामाद भी हुआ। दोनों रिश्ता है, काफ़ी कंफ्यूजिंग है, दोनों रिश्ता है, इस वजह से उपयुक्त में से एक से अधिक मिलेगा। कहीं कहीं हिंदी में आपको, चूँकि इंग्लैंड में मामा वगैरह को भी अंकल बोलते हैं और भांजे को नीस बोलते हैं, नेफ्यू बोलते हैं भांजा भांजी को, तो अंकल और नेफ्यू का कारण कहीं कहीं आपको यहाँ पर भांजा की जगह यहाँ पर जैसे भतीजा मिल जाएगा, और मामा की जगह आपको चाचा मिल जाएगा हिंदी में। तो सही उत्तर तब भी होगा चाचा और दामाद या मामा और दामाद का रिश्ता, ये दोनों मिल जाएगा आपको। किस दस्तावेज ने गौरवशाली क्रांति को औपचारिक रूप दिया और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की? अंग्रेजी अधिकार विधेयक। ये वही अधिकारों का विधेयक जो कि 1689 में जो कि निकलता है। इसी ने गौरवशाली क्रांति को एकदम ऑफिशियल बनाया और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की, यानी संसद को शक्तियाँ दी और राज्य की जो शक्तियाँ थी, राजा की जो शक्तियाँ थी, उसको कम कर दिया था। गौरवशाली क्रांति का इंग्लैंड में राजशाही की शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ा?
वही प्रश्न है, राजशाही की शक्ति काफ़ी कम हो गई थी, संसदीय शक्ति बढ़ गई थी। गौरवशाली क्रांति का अन्य किस देश की क्रांति पर गहरा प्रभाव पड़ा? अमेरिकी क्रांति पर। कारण यह था कि जैसे कि इंग्लैंड में तख्ता पलट जब होता है तो संसदीय शक्ति की बात होती है, संवैधानिक शक्तियों की बात होती है, राजा की शक्ति को कम किया जाता है, नागरिकों के बारे में सोचा जाता है, नागरिक अधिकारों की बात होती है, मौलिक अधिकारों की बात होती है। इन सारी बातों का अमेरिकी क्रांति पर पूरा पूरा असर होता है। और अमेरिका में भी इन अधिकारों के लिए, इन शक्तियों के लिए, जो संसदीय शक्ति है इसके लिए वहाँ पर भी छुटपुट विद्रोह शुरू होते हैं और आगे चल के बोस्टन टी पार्टी होती है और आगे एक बड़ी क्रांति का रूप ले लेती है। मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर कब किया गया? ये सवाल काफ़ी पुराना हो जाता है एक देखा जाए अगर तो इंग्लैंड की क्रांति से, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है। मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर हुआ था 1215 में। राजा उस टाइम कौन था? जॉन। मैग्ना कार्टा इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अधिकारों का विधेयक हो 1689 में जो बना था, या फिर उसके बाद जितने भी कानून बने इंग्लैंड में, मैग्ना कार्टा उनमें बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैग्ना कार्टा जो है इसने राजा की प्रजा जो थी उसके कुछ अधिकारों की रक्षा स्पष्ट रूप से एकदम की थी, एकदम स्पष्ट रूप से बताया कि नहीं इन अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, जिसमें कि एक हेबस कॉर्पस होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, पॉलिटिकल वाले जानते होंगे। ये इसका भी जिक्र मैग्ना कार्टा में हुआ था 1215 में, जो कि आज तक पढ़ा जाता है हेबस कॉर्पस। इसने सामंती जो विचारधारा थी, सामंती जो शक्तियाँ थी, उसको काफ़ी कम कर दिया था मैग्ना कार्टा ने। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने राजा को कानून का सम्मान करना अनिवार्य कर दिया था, यानी राजा जो है वो भी न्यायालय का सम्मान करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था और आज तक ब्रिटिश कानून में आपको इसका असर देखने का मिलेगा। इसलिए ये प्रश्न पढ़ा जाता है कि मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो 1215 में। ये थे कुछ प्रश्न जो कि इंग्लैंड की गौरवशाली क्रांति से जुड़े हुए थे, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन से। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो के लिए फिर मिलते हैं आपसे।